हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 6 इतिहास है, पाठ 7। पाठ का नाम है मौर्य साम्राज्य। इस पाठ में आप जानेंगे कि किस तरह से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और किसने की, किसकी सहायता से की। इसके पहले वाले पाठ में आपने 16 महाजनपदों के बारे में जाना है और 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ मगध का, और अब मगध में ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और राज्य का विस्तार करके उसको साम्राज्य का रूप दिया गया। इसके बारे में आप जानेंगे। देखिए, बौद्ध स्रोतों के अनुसार नंद वंश के शासक घनानंद के द्वारा अपमानित आचार्य कौटिल्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है और चाणक्य भी है, तो ऐसा कहा जाता है। बौद्ध स्रोत जो हैं, किताबें हैं, उन्हीं के अनुसार ये कहा गया है कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसने चाणक्य को अपमानित किया और उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए जो है चंद्रगुप्त को जो है राजकीलकम नामक खेल खेलते हुए देखा, और इससे उनकी बुद्धि का जो विलक्षण नेतृत्व है उसको इन्होंने समझ लिया कि किस तरह से एक बालक है जो एक पत्थर पर बैठ कर के राजा की तरह बाकी बच्चों को खेलते हुए संबोधित कर रहा है। ऐसा सीन जब चाणक्य ने देखा तो ये जो कला चित्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य अपने बालपन में कर रहे थे, और इससे जो है चाणक्य को लगा कि ये बालक जो है बहुत ही विलक्षण प्रतिभा का है और इसमें नेतृत्व करने की क्षमता है। और इन्होंने जो है कौटिल्य ने इनको चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बना लिया और उनको तक्षशिला ले जा करके अनेक कलाओं की शिक्षा दी। और चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति और रण कौशल के द्वारा जो है नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा दिया, और हरा करके 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। तो मगध में मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और इसके बाद यूनानी सेनापति सेल्यूकस, जो इनके सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस, इन्होंने 305 ईसा पूर्व में पश्चिम उत्तर भारत पर हमला किया, जिसे चंद्रगुप्त ने उनको क्या है परास्त कर दिया, हरा दिया। और इस तरह से सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य से समझौता करना पड़ा, संधि करनी पड़ी, और इसी संधि के द्वारा जो है सेल्यूकस ने या सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को जो है हिंदकुश पर्वत तक के उपहार मिले। और जो है सेल्यूकस ने मगस्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया, और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में पहली बार केंद्रीय शासन के अंतर्गत एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो इस तरह से आपने देखा कि जो पहले अस्थायी निवास लोगों का था वो अस्थायी हुआ, फिर जन हुआ, फिर जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, और महाजनपद से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो जब कई राज्य एक साथ मिला लिए गए तो वो साम्राज्य बन गया, और केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से हुई। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए सैंडोकोट्स या एंडोकोट्स शब्द का उल्लेख किया है। मौर्य प्रशासन की अगर हम बात करें, अब शासक तो हो गए, राजा तो बन गए या सम्राट बन गए। देखिए, राज्य का स्वामी राजा और साम्राज्य का स्वामी सम्राट कहलाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बन गए, और अब ये सम्राट बनने के पश्चात इन्होंने कौटिल्य को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और अब हम आगे जानेंगे शासन प्रणाली के बारे में, क्योंकि राजा का काम होता है कि जो है शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, अपनी प्रजा के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो जब प्रशासन बेहतर रहेगा तभी ये सारी चीज़ें संभव हो पाएंगी। तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका और कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इन दोनों किताबों में मौर्य के शासन प्रणाली और उनके जो है विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद गठित हुई थी, और जिसके सदस्य क्या करते थे, राजा को सलाह देते थे,
चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो ये सारी जो जानकारी है वो जो है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से और चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से ये सारी जानकारी मिली है कि किस तरह से मौर्य शासन व्यवस्था में क्षेत्र का विभाजन हुआ था और क्षेत्र विभाजन में सबसे ऊपर था साम्राज्य, उसके नीचे प्रांत, उसके नीचे जनपद और जनपद के नीचे नगर और गांव। नगर की सहायता के लिए 6 परिषदें बनाई गई थी और प्रत्येक परिषद में 5 आयुक्त होते थे। मतलब सबसे ऊपर राजा होता था या सम्राट, और राजा जो है वंशानुगत ही प्रणाली थी कि राजा के बाद उसका पुत्र राजा बनेगा, और राजा से नीचे मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद से नीचे राज्यपाल, वो भी राजवंश से ही होते थे। और फिर स्थानिक रूप में स्थानीय व्यक्ति जो है जिम्मेदार होता था, और उसके बाद जो है गांव का मुखिया गांव स्तर पर जो शासन व्यवस्था को देखता था। इन सभी का कर्तव्य था कि आंतरिक और बाहरी आक्रमण से जो है अपने राज्य की सुरक्षा करना। तो ये मुख्य दायित्व राजा का होता था कि आंतरिक और बाहरी जो आक्रमण है इन सब से वो अपने राज्य क्षेत्र का बचाव करे, और मंत्रिपरिषद जो है वो राजा को सलाह देते थे। तो इस तरह से शासन व्यवस्था जो है मौर्यों के शासन काल में थी। नौकरशाही की व्यवस्था थी। वेतन यानी सैलरी जो है राजकोष से ही दिया जाता था, और प्रांत से लेकर गांव तक की जो वस्तु स्थिति थी इसको समय समय पर राजा जो है निरीक्षण करके या दौरा करके स्वयं भी देखभाल करता था। गुप्तचर यानी जासूस भी पूरे साम्राज्य में फैले हुए थे और सूचना जो है राजा को दिया करते थे। और बाहरी हमले या बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए थल यानी कि थल जैसे आज भी है ना कि जल सेना, वायु सेना और थल सेना है, उसी तरह से थल सेना जिसके अंतर्गत पैदल चलने वाले हाथी और घोड़े पर चलने वाले सैनिक, और जल सेना का भी उस समय व्यवस्था था। तो ये सब जो है बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए काम करते थे। और इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए धन की भी जरूरत थी, जिसके लिए राजा की जो नीति थी वो थी खजाने को हमेशा भरा रखना, और इस समय राजस्व यानी कि कर वसूली की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो आपने जाना, अच्छा हाँ, कृषि से भी कर लिया जाता था, सिंचाई पर कर था, व्यवसायिक संगठनों पर बिक्री कर, ये सब जो है राजा की आय के प्रमुख स्रोत या साधन थे। और सरकार के आज भी कमाई के जो स्रोत हैं वो टैक्स हैं, कर हैं, उस समय भी टैक्स थे। तो इन करों को बड़ी सावधानी के साथ इकट्ठा किया जाता था और इन करों का लेखा जोखा भी रखा जाता था। राज्य में आने वाले जो जंगलों और जो है खानों पर राजा का ही स्वामित्व था, यानी जंगल पर भी राजा का अधिकार था। जिस तरह से आज जो है जो जंगल है और सरकार का नियंत्रण होता है, उसी तरह से जो है और खान जहाँ खुदाई होती थी उस पर भी राजा का, चाहे वो बालू खनन हो, चाहे वो जो है अयस्क खनन हो, तो इस्पात खनन हो, तो इन सब चीज़ों पर भी राजा का ही स्वामित्व अधिकार होता था। और राज्य अपनी सेना के लिए हथियारों का भी निर्माण करता था। तो अब मेगास्थनीज की नज़र में अगर हम देखें तो मेगास्थनीज की नज़र में उस समय क्या व्यवस्था थी, इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में कौन सी बातें लिखी हैं। तो मेगास्थनीज ने लिखा है कि लोग उस समय सभ्य थे, वह अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे, वह अपनी कही बातों का पालन करते थे, वह झूठी गवाही नहीं देते थे, और उनके महल सोने चांदी से बने हुए थे। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और उसका क्षेत्रफल 9 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा था। तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष और जगह जगह पर कुएं थे। तो ये सब बातें जो है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखी है। चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा, और बिंदुसार के बाद उनका बेटा अशोक जो है मगध का सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य जो है उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, और उसमें कलिंग स्वतंत्र हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और उसके बाद जो उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी
कि कलिंग को जीता जाए, यानी कलिंग पर विजय प्राप्त किया जाए। और अशोक का अंतिम युद्ध कलिंग का भी युद्ध है, क्योंकि कलिंग के युद्ध में जब देखा कि कई लोग जो है मारे गए हैं, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा आघात यानी चोट पहुंचा इनके अशोक के हृदय को, और इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और इनका अंतिम जो युद्ध है वो कलिंग का युद्ध है। उसके बाद इन्होंने कोई युद्ध नहीं किया अशोक ने अपने जो है बेटे महेंद्रपाल और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और अशोक का जो धर्म जो है वो पाली भाषा में जो है धम्म कहते हैं धर्म को। तो इन्होंने इनका जो संदेश है वो भी पाली भाषा में ही है। और अशोक स्वयं राज्य में दूर दूर जो है जगहों का दौरा करता था, निरीक्षण करता था। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह चट्टानों पर लंबे सुंदर चमकाए हुए पत्थरों से बने खंभे गड़वाए, और इन खंभों पर वहाँ के अधिकारियों व लोगों के लिए अपने संदेश इन्होंने वहाँ पे खुदवाए, उत्कीर्ण करवाए, ताकि उसको जो है लोग उनकी बातों पर ध्यान दे सकें। और उसने यह संदेश लोगों की बोलचाल की भाषा यानी प्राकृत भाषा में लिखवाए। चट्टानों और खंभों पर जो है खुदे हुए उसके संदेशों से हमें अशोक के समय की कई बातें जो है वो उसकी जानकारी प्राप्त होती है। उसने जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारी रखे, जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया। और उनका काम था कि वे गांव गांव नगर नगर जाकर लोगों को सही व्यवहार की बातों को बताएं। तो प्रजा के लिए भी बेहतर कार्य किया अशोक ने। और अशोक जो है इन्होंने मतलब अपने प्रजा के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। और अभी आपने जाना ही कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्रपाल और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के संदेश प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा कराई, जिसे तीसरी बौद्ध संगीत यानी सभा कहते हैं। इसके अलावा अशोक ने बौद्ध स्तूपों को यानी धार्मिक जो स्मारक हैं और बौद्ध विहारों को, जहाँ बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं, उनके रहने के स्थान को बौद्ध विहार कहा जाता है, इनका भी निर्माण करवाया। और सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत उसी ने करवाई। और इस तरह से देखिए, अगर हम बौद्ध संगीत यानी सभा की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीत या सभा अजातशत्रु के समय में हुई है, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुई है, तीसरी बौद्ध संगीति या सभा कह लीजिए अशोक के समय में हुई है, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुई है। तो अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अब देखिए, अशोक ने जब जो है युद्ध करना छोड़ दिया तो एक राजा के लिए क्या होता है कि वो अपने राज्य का विस्तार करे और अपने राज्य की सुरक्षा करे, अपने राज्य की व्यवस्था के लिए वो जरूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठाए। लेकिन जब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया अशोक ने, तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा युद्ध ये सब करना त्याग दिया था। और इसके बाद जो है मतलब धीरे धीरे देखा जाए तो मौर्य वंश का जो साम्राज्य था वो टूटने लगा, क्योंकि वंशानुगत शासन प्रणाली थी। और इसमें जो है इनके अंतिम जो शासक हैं वो है बृहद्रथ, और बृहद्रथ की हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और उसके बाद से ही मौर्य वंश का एक तरह से अंत हो गया। तो इस पाठ में आपने मौर्य वंश या मौर्य वंश की स्थापना से लेकर के मौर्य वंश के पतन तक के बारे में जाना है। इसके आगे की जो कहानी है उसको आप आगे जानेंगे। थैंक यू।